हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे बीए सेकंड ईयर में मानव भूगोल, जो एक महत्वपूर्ण पेपर है, उसके मूल सिद्धांतों के बारे में। कल हमने पढ़ा था मानव भूगोल की जो मूलभूत विचारधाराएं हैं उनके बारे में, जिसमें पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद के बारे में डिस्कशन किया। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जो इस पेपर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग हर साल के एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, मानव भूगोल के 3 आधारभूत या मूल सिद्धांत माने जाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आपके सिलेबस में दिया हुआ है, पर्टिकुलर नाम से दिया हुआ है। क्रियाशीलता अथवा परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसमें दूसरा जो सिद्धांत दिया हुआ है, जिसे हम पार्थिव एकता का सिद्धांत कहते हैं, इसे इंटर रिलेशनशिप अथवा अंतर संबंधता का सिद्धांत भी कहा जाता है। जबकि इसका जो तीसरा सिद्धांत है, उसे हम वातावरण समायोजन का सिद्धांत कहते हैं। वातावरण मतलब पर्यावरण, समायोजन मतलब उसमें समायोजन करना, अनुकूलन करना। इसे क्षेत्रीय विभिन्नता का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं मानव भूगोल की। मानव भूगोल में जो केंद्र बिंदु होता है, जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी या सारा सिस्टम चलता है, उसका केंद्र बिंदु मानव है, जो वातावरण में रहकर तमाम तरह की क्रियाएं करता है, जिनमें आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं शामिल है। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों की हम बात करें तो आज हम पढ़ेंगे क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, जो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्रियाशील मतलब एक्टिव, कि मनुष्य हमेशा प्रकृति के अंदर क्रियाशील रहता है और अपनी तमाम तरह की क्रियाएं करता है, और प्रकृति भी हर क्षण बदलती रहती है, क्रियाशील रहती है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे दिन रात का बनना, ऋतुओं में परिवर्तन होना, एक ऋतु जाती है तो दूसरी ऋतु शुरू होती है, मौसम में क्षण प्रतिक्षण बदलता रहता है। इसी प्रकार छोटा जो पौधा अंकुरण देता है, पौधे के रूप में, बाद में वो बड़ा होता है, उसका विकास होता है, तना बनता है, तना
से टहनियां बनती है और उसमें फल फूल लगते हैं और एक लंबे टाइम बाद में वो पौधा एक तरह से अपनी प्रौढ़ अवस्था को पार कर लेने के बाद वापिस सूख जाता है या नष्ट हो जाता है और वापिस धरातल के अंदर ही, मृदा के अंदर ही उसके तत्व घुल मिल जाते हैं, फिर नए पौधे बनते हैं। तो इस प्रकार प्रकृति में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है, इसके जो प्रतिपादक हैं, जिन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बताया, अर्थात इसके जो प्रवर्तक हैं वो जीन ब्रून्स हैं। जीन ब्रून्स जो फ्रांस के प्रमुख भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने इस सिद्धांत को दिया जिसे क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत में कई तरह से परिवर्तन होते हैं, जैसे भौतिक शक्तियां जो परिवर्तन आती है, जैसे पृथ्वी की जो गहरी शक्तियां हैं, जिसमें पृथ्वी अपनी अक्ष के ऊपर, अपने ही अक्ष के ऊपर घूमती है, जिसे पृथ्वी की परिभ्रमण गति कहते हैं। इस शक्ति के कारण या इस गति के कारण पृथ्वी के ऊपर दिन रात बनते हैं और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण मार्ग पर अग्रसर रहती है। उस गति को परिक्रमण गति कहा जाता है, जिससे ऋतुएं बनती है, वर्ष बनते हैं, महीने बनते हैं। तो पृथ्वी की गहरी शक्तियां भी क्या होती है, परिवर्तनशील होती है और ये हमेशा पृथ्वी जो है वो हमेशा क्रियाशील रहती है, जिसके कारण कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसी तरह पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियां हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में ये शक्तियां कार्यशील रहती है, ये भी पृथ्वी तल के ऊपर परिवर्तन लाती है। जैसे जब कोई पृथ्वी के धरातल के नीचे कोई आंतरिक बल आमने सामने क्रियाशील रहता है, आमने सामने एक्टिव होता है, तो ऐसे बल को संपीड़ित बल कहा जाता है, जिससे पृथ्वी का जो धरातल है उसके ऊपर दबाव होता है और दबाव करने से पृथ्वी का ये भाग वलित हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। इसी तरह पृथ्वी के आंतरिक भागों में जब कोई बल विपरीत दिशा में काम करता है, जिसे तनाव मूलक बल कहते हैं, जिससे पृथ्वी के धरातल पर तनाव उत्पन्न होता है और पृथ्वी का धरातल बीच में से टूट जाता है, जिससे पृथ्वी के ऊपरी भागों में दरारें पड़ती है और कोई भाग नीचे की ओर धंस जाता है। तो ऐसे धंसे हुए भाग को भ्रंश कहते हैं। ये वलन हो चाहे भ्रंश हो, जिनसे घाटियां बनती है, ये सब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण होने वाले एक प्रकार से परिवर्तन है और ये शक्तियां हमेशा क्रियाशील रहती है। इसी तरह पृथ्वी के ऊपर भूकंपीय घटनाएं आती है या भूस्खलन की घटना घटित होती है, तो ये सब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण होता है। इसी तरह
कई अन्य प्रकार की शक्तियां भी है जो पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन लाती है, जैसे सौर शक्ति है पृथ्वी की, जो जिसे इंसोलेशन कहा जाता है। जिसे हम पृथ्वी का सौर ताप भी कहते हैं। ये सूर्य से पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी के ऊपर कई प्रकार के परिवर्तन करती है ये सौर शक्तियां। जैसे पृथ्वी का कोई भाग गर्म हो जाता है तो रात को पृथ्वी पार्थिव विकिरण के कारण ठंडी हो जाती है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र दिन में तपते हैं, गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र दिन में तपते हैं और रात को पार्थिव विकिरण ज्यादा हो जाने से ये जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं। जैसे ये कोई पृथ्वी का गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र है, दिन के समय सूर्य का इन क्षेत्रों को जब प्राप्त होता है तो ऐसे सूर्य से आने वाली जो विकिरण है, सूर्य का जो किरण है उन्हें सौर विकिरण कहा जाता है, जो पृथ्वी को केवल दिन के समय ही प्राप्त होता है, जिससे ये मरुस्थलीय क्षेत्र गर्म हो जाते हैं। और जब रात होती है तो पृथ्वी का बल इन्हीं सौर विकिरणों से प्राप्त हुई ऊष्मा को वापस वायुमंडल की ओर लौटाती है, जिसे पार्थिव विकिरण कहा जाता है। और पार्थिव विकिरण केवल रात के समय होता है, जिससे ये भाग रात को ठंडे हो जाते हैं, मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वो रात को ठंडे रहते हैं। तो दिन में तापमान ज्यादा होने से गर्म होते हैं, रात को ठंडे होते हैं पार्थिव विकिरण से। तो ऐसे क्षेत्र हमेशा सौर दृष्टि से या सूर्यता की दृष्टि से परिवर्तनशील रहते हैं और ये क्रियाएं जो है सौर विकिरण के पार्थिव विकिरण के हमेशा चलती रहती है। इसे सौर शक्ति कहा जाता है जो पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन करती है। इसी तरह गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही हम पृथ्वी के ऊपर टिके रहते हैं। कोई भी वस्तु जब पृथ्वी से ऊपर की ओर उछालते हैं तो वापस अधिक स्पीड से, अधिक तेज गति से वापस पृथ्वी पर आती है, जिसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहा जाता है। ये हमेशा क्रियाशील रहती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की कभी भी समाप्त नहीं होती। तो ये भी धरातल के ऊपर परिवर्तन लाती है। इसी प्रकार जब पृथ्वी के ऊपर कोई भूभाग ऊंचा उठ जाता है और ऐसे ऊंचे उठे हुए भूभाग का जब अपर्दन होता है या अपक्षय होता है तो ऐसे ऊंचे उठे हुए भूभाग अपर्दन को अपक्षय के कारण लगातार अपघटित होते रहते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि ये संप्राय मैदानों में बदल जाते हैं। तो पहले ऊंचे ऊंचे भूभाग पर्वत के बाद में पठार कहने के बाद में लास्ट में ये मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसी मौसमी क्रियाएं जिसे आनाच्छादन क्रिया कहा जाता है, जिसमें अपर्दन और अपक्षय दोनों प्रभावी रहते हैं, वो हमेशा पृथ्वी के ऊपर क्रियाशील रहने वाली शक्तियां हैं जो पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन लाती है। इस तरह से क्रियाशीलता और परिवर्तनशीलता का सिद्धांत है, ये हमेशा पृथ्वी के ऊपर चलता है, जिसको जेम्स ब्रूक्स ने काफी अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। इन पृथ्वी की भौतिक शक्तियों के अलावा कुछ अन्य शक्तियां भी है जो पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन लाती है और ये हमेशा एक्टिव रहती है। जैसे जैविक शक्तियां, जिसमें
तमाम तरह की क्रियाएं करता है, जिसमें मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाएं होती है, जिसमें 5 तरह की आर्थिक क्रियाएं शामिल की जाती है, जिसमें प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप शामिल है। ये जैविक शक्तियां हमेशा पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन लाती है। जैसे मनुष्य है, कोई सड़क मार्ग बनाता है या रेलवे लाइन बिछाता है, तो वो तोड़फोड़ करता है धातु के ऊपर। और मनुष्य ने अपने तमाम आर्थिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए पृथ्वी के ऊपर अनेक परिवर्तन किए हैं। जैसे सुरंग बनाता है, कृषि कार्य करता है, वो अपना आर्थिक विकास करने के लिए तमाम तरह से क्रियाशील रहता है और पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभाता है। भौतिक शक्तियां, जैविक शक्तियां और इनके अलावा तीसरी शक्ति है, वो खुद मानव शक्ति है, जो पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन लाने में मुख्य भूमिका निभाती है। कल हम पढ़ेंगे पार्थिव अथवा अंतर समानता के सिद्धांत के बारे में। तब तक